Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 21st May. So देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं आज हमारे पास। पहला है नोटिफाइबल डिसीजेस। नोटिफाइबल डिसीज इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सेंटर ने ब्लैक फंगस को एक नोटिफाइबल डिसीज बना दिया है। ठीक है, इसके केसेस इतने बढ़ रहे हैं इसके कारण। कोविसेल्फ एक होम बेस्ड टेस्टिंग किट है कोविड के लिए, जिससे आप घर बैठे बैठे कोविड का टेस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने प्रेसिडेंट से अर्ज किया है कि जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में कन्विक्ट्स थे उनको पार्डन किया जाए। देन वी हैव एनसीपीसीआर, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जैसे अभी थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने के काफ़ी चांसेस बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को होगा। इसीलिए एनसीपीसीआर ने उसके लिए गाइडलाइंस जारी करने का काम स्टार्ट किया है। देन वी हैव कोवैक्स के अंतर्गत ही यूएस कोशिश कर रहा है इंडिया की हेल्प करने के लिए टू कर्ब दिस कोविड-19 पैंडेमिक। इसके बाद हमारे पास है A76 वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग बन गया है, जो अंटार्कटिका में एक बड़े ग्लेशियर से अलग होकर बना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव CCI, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि अभी के लिए आप फ्री मार्केट ट्रेड को बढ़ावा दीजिए, अभी के लिए आप अपने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। देन Fault line of poor health infrastructure, we will discuss this editorial which is based upon poor health infrastructure. This is very important for mains, ठीक है। And then we have another editorial based on COVID-19 pandemic कि can the economy survive the second wave। तो इकोनॉमी और कोविड पैंडेमिक का एक रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये दोनों एडिटोरियल्स मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड इनको देखने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है ब्लैक फंगस का, विच हैज़ बिकम अ नोटिफाइबल डिसीज। तो ब्लैक फंगस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, और इसमें स्पेशली ब्रेन और अलग अलग पार्ट्स जो है बॉडी के, जैसे स्किन, आईज, नोज, इन सब पे अफेक्ट पड़ता है। ओके, और ये मेनली उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जिनको डायबिटीज़ है या फिर जो स्टेरॉइड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और एक रेयर फंगस है, कॉन्टेजियस नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये ब्लैक फंगस के केसेस लगातार इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं और सेंटर ने इसे एक नोटिफाइबल डिसीज़ बनाया है। तो अब ये नोटिफाइबल डिसीज़ बनाया, इसका क्या मतलब है? जब भी किसी डिसीज़ को नोटिफाइबल डिसीज़ बनाया जाता है, इसका मतलब है कि स्टेट्स हर सस्पेक्टेड और हर कंफर्म्ड केस को, इस डिसीज से रिलेटेड जितने भी सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केस हैं, उन्हें सेंटर तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। ओके, जिसके बेसिस पे सेंटर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत इसे नोटिफाइबल डिसीज में डाला गया है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इसके अंतर्गत ही नोटिफाई किया गया है इस डिसीज को। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस डिसीज को नोटिफाई करने के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 में इसे बेसिकली नोटिफाई किया गया है। ठीक है, तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 क्या है? देखिए, ये कॉलोनियल एरा का एक्ट है। ठीक है, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में थी, उन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें बेसिकली एपिडेमिक को टैकल करने के लिए ये एक्ट आया था। और उस टाइम ये क्यों लाया गया था? क्योंकि उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसमें ब्यूबोनिक प्लेग आया हुआ था। ब्यूबोनिक प्लेग जो 1890s में आया हुआ था, उस टाइम ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया हुआ था, और इसी को कर्ब करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। अब इस एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविजन है, जैसे ये एक्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर करती है कि वो स्पेशल रेगुलेशन, स्पेशल मेजर्स ले सकते हैं इस एपिडेमिक को कर्ब करने के लिए। देन इसके बाद वो टेम्पररी रेगुलेशंस भी कर सकते हैं आउटब्रेक को कम करने के लिए, स्प्रेड को कम करने के लिए डिसीज के। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किस तरह से किए जाएंगे, जैसे किसी को कंपनसेशन देना है या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस किस तरह से इनकर किए जाएंगे, वो सब इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा इंस्पेक्शन के लिए किन लोगों में ये बीमारी फैल रही है, जिस भी बीमारी को इसके अंदर रखा जाएगा कि वो बीमारी किन लोगों को फैल रही है, कैसे क्या इंस्पेक्शन करना है, कैसे क्या उनका सेग्रीगेशन करना है, उनके ट्रैवलिंग के ऊपर कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। एंड इसके अलावा पेनल्टीज का भी एक प्रोविजन है, जो भी पर्सन इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता है उसके लिए पेनल्टी का भी प्रोविजन है यहाँ पे।
इसके अलावा एक और प्रोविजन है यहाँ पे प्रोटेक्शन का, उन ऑफिसर्स का जो इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं, एपिडेमिक डिसीज एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो लगे हुए हैं, उन ऑफिसर्स के प्रोटेक्शन का प्रोविजन भी इस एक्ट में है। एक और बात कि हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम की, तो देखिए ये प्रोग्राम जो है ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया था इंडिया में अलोंग विथ वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली काम यही था कि हमें इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस बनाना है, यानी कि सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग सर्विलेंस यूनिट्स होनी चाहिए। इसके अलावा सर्विलेंस यूनिट्स के साथ साथ IT इनेबल्ड लेबोरेटरीज होनी चाहिए, किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वे में सर्विलेंस हो सके, रिपोर्टिंग हो सके डिसीजेस की, उन सबका प्रोविजन है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम में। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नोटिफाइड डिसीजेस। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज नोटिफाइड अंडर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। तो कोई भी डिसीज को अगर नोटिफाइड डिसीज का नाम दिया जाता है तो वो नोटिफाई किसके अंदर होता है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। यस, दिस इज करेक्ट। देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग पेनल्टी ऑन वायलेशन ऑफ एक्ट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया इसके जो भी प्रोविजंस थे इस एक्ट के, उसमें ये भी प्रोविजन था कि अगर इस एक्ट का कोई वायलेशन करता है तो उसमें पेनल्टी लगेगी उस केस में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट, ए आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट होम सेल्फ टेस्ट फॉर कोविड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट होम सेल्फ टेस्ट फॉर कोविड की बात कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है कोविसेल्फ। ओके, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे अप्रूव कर दिया है और ये कंट्री की पहली होम सेल्फ टेस्ट बनी है कोविड के लिए, ठीक है। इसमें देखो इसको सबसे पहले तो डेवलप किसने किया है, तो इसका नाम कोविसेल्फ है और इसका माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने डिस्कवर किया है, बनाया है, डेवलप किया है। ये पुणे बेस्ड मेडिकल कंपनी है, इस कंपनी ने इस टेस्ट को बनाया है। इस टेस्ट की कुछ बातें बता दूं मैं आपको। पहली चीज तो ये टेस्ट जो है इसको आप घर पे ही कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये कि इसमें 2 चीजें हैं। देखो, एक तो अगर आप इस टेस्ट से पॉजिटिव आते हैं तो उस केस में आपको RT-PCR कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कन्फर्मिंगली पॉजिटिव हैं। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको फिर RT-PCR कराने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ऐसा प्रोविजन है कि आप अपनी नेजल स्वैब लेंगे और उसको एक टेस्टिंग कार्ड पे आप ये डालेंगे, तो अगर आपको 2 लाइन्स वहाँ दिखती हैं यानी कि आप पॉजिटिव हैं, अगर एक ही लाइन दिखती है तो आप नेगेटिव हैं, ठीक है। अब इसके देखो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, यानी कि कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं इस टेस्ट के। एडवांटेजेस ये हैं कि लेबोरेटरीज जो हैं उन पे बर्डन कम होगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन कम होगा। जो प्रोबेबिलिटी होती है टेस्ट कराने जाते हैं और वहाँ पे लोगों को कोविड हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, भीड़ में कम जाना पड़ेगा आपको। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि रिलायबिलिटी इतनी नहीं है। कोई भी पर्सन जो बिना ट्रेन होके अपना टेस्ट कर रहा है वो नेजल स्वैब किस तरह से ले पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत क्वेश्चनेबल है। देन इसके अलावा इस टेस्ट की रिलायबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक और क्वेश्चन मार्क ये है कि यहाँ पे आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं जब भी आप टेस्ट करते हैं, और जो भी आप टेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डिटेल्स भर जाती हैं, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। तो कोई भी पर्सन अपना रॉन्ग एड्रेस डाल सकता है और उसको फिर मेडिकल केयर नहीं पहुँच पाएगी और जो हेल्थ पर्सनल्स हैं वो अलग परेशान होंगे। ये सारे इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कोविसेल्फ रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ कोविड वैक्सीन, कोविड ड्रग, कोविड टेस्टिंग किट या फिर कोविड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो देखिए आप सभी को पता है ये कोविड टेस्टिंग किट है, ठीक है, सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट है, जिससे आप घर पे ही अपना टेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो तमिलनाडु के सीएम हैं उन्होंने जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में कन्विक्ट्स थे उनके पार्डनिंग के लिए अर्ज किया है प्रेसिडेंट से। तो उन्होंने ये कहा है कि जो कन्विक्ट्स हैं उनका काफ़ी समय हो चुका है, इसमें लगभग 30 साल उन्होंने गुजार लिए हैं इम्प्रिजनमेंट में, तो अब उन्हें पार्डन कर दिया जाना चाहिए। तो दे हैव ऑलरेडी स्पेंट 30 years इन प्रिजन, सफर्ड अनटोल्ड हार्डशिप एंड अग्नि। तो ये कहा है स्टैलिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं। तो पार्डनिंग पावर्स की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, ये आर्टिकल नंबर 72 में दिया हुआ है। और गवर्नर की पावर्स जो है पार्डनिंग पावर्स, तो गवर्नर की पावर 161 में दी हुई है और प्रेसिडेंट की पावर 72 में दी हुई है। अब देखिए ये जो प्रेसिडेंट की पावर है पार्डनिंग पावर, वो 5 तरह की पावर्स हैं। एक है पार्डन। पार्डन में क्या होता है कि पूरी तरह से जो भी पर्सन है, जो भी कन्विक्ट है, उसे मुक्त कर दिया गया, जैसे कि वो कभी ऑफेंडर था ही नहीं, सारी सज़ा माफ़ कर दी गई पार्डन में। कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन में एक्सचेंज होता है। एक तरह की जो
इम्प्रीजनमेंट थी या एक तरह की जो पनिशमेंट थी उसे दूसरी तरह की पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर रिगरस इम्प्रीजनमेंट बोला था कोर्ट ने, उसे ये पनिशमेंट दी थी, तो सिंपल इम्प्रीजनमेंट किया जा सकता है उसका। रिप्रीव में क्या होता है, रिप्रीव में एक तरह का स्टे लगता है, ठीक है, टेम्पररी सस्पेंशन होता है डेथ सेंटेंस का। तो अगर किसी को डेथ सेंटेंस की सजा मिली थी तो प्रेसिडेंट उसको रिप्रीव कर सकते हैं या फिर टेम्पररी सस्पेंशन कर सकते हैं उसके डेथ सेंटेंस का। ओके, फिर रिस्पाइट इज रिलेटेड टू स्पेशल केस, यानी कि अगर कोई विमेन है और उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको इम्प्रीजन किया गया है या उसको पनिश किया गया है, तो उसको थोड़ी स्पेशल ग्राउंड्स पे लेसर पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। फिर रेमिशन की बात करें तो रेमिशन में क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। सेम टाइप ऑफ जो पनिशमेंट है उसी में रिडक्शन, जैसे कि अगर किसी को 2 साल की सज़ा मिली थी तो उसको 1 साल कर दिया जा सकता है, या 2 साल की सज़ा मिली थी उसको 6 महीने कर दिया जा सकता है, तो ये है रेमिशन। ये पांचों तरह की जो पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर के पास भी ऐसी होती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर में कुछ डिफरेंस है पार्डनिंग पावर्स में। देखो अब क्या डिफरेंस है पहले ये देखते हैं। दोनों पार्डन कर सकते हैं अपने अपने एरियाज में। जैसे प्रेसिडेंट जो है, अगर सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट कोई वायलेशन होता है तो प्रेसिडेंट के पास वो केस जाता है, गवर्नर के पास जाता है जब कोई स्टेट लॉ के अगेंस्ट वायलेशन होता है। तो उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, चाहे फिर वो स्टेट लॉ के अगेंस्ट कुछ वायलेशन के कारण ही उसको डेथ सेंटेंस क्यों ना मिला हो। डेथ सेंटेंस को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये, कोर्ट मार्शल के लिए कोर्ट मार्शल के टाइम पे या कोर्ट मार्शल के केस में किसी को डेथ सेंटेंस, कुछ पनिशमेंट, कुछ भी मिला हो तो उसे भी सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं। गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल से रिलेटेड पावर्स नहीं होती। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 72 और 162 आर्टिकल नंबर में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्डनिंग पावर्स। First is Constitution gives these powers to President and Governor under Article 72 and 161 respectively. तो Constitution President और Governor को ये powers देता है under Article 72 और 161, ये सही statement है। Then President takes the decision of pardoning based on his discretion. तो President अपने discretion पे ये pardoning power को exercise करता है, ये statement गलत है। देखो हमने पढ़ा है आर्टिकल 75 में भी ये दिया है कि प्रेसिडेंट सब कुछ एड एंड एडवाइस पे करता है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को भी एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे अपने डिस्क्रिशन पे नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए सही है यहाँ पे। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि प्रेसिडेंट जो ये पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पार्डनिंग पावर को, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता। लेकिन एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, इपेरू सुधाकर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत स्कोप रखा है जुडिशियल रिव्यू का, सो दैट आर्बिट्ररी नहीं हो जाए प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है हमको कि आज अगर प्रैक्टिकली देखें तो जुडिशियल इंटरवेंशन इसमें हो सकता है। ओके, देख आगे बात करते हैं एनसीपीसीआर की। एनसीपीसीआर न्यूज़ में था, मैंने आपको बताया कोविड की थर्ड वेव एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है। बड़े बड़े जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है थर्ड वेव आके रहेगी, इनएविटेबल है, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा चिल्ड्रन को होगा। तो इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने यहाँ पे गाइडलाइंस बनाने की बात की है चिल्ड्रन के लिए फॉर द अपकमिंग थर्ड वेव। ओके, तो यहाँ पे एनसीपीसीआर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत बनी है, ये बनी है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत। ओके, और ये इससे भले ही ये एक्ट जो है 2005 का है, लेकिन ये जो सेटअप हुई थी ये कमीशन, ये 2007 में हुई थी। ओके, अब इसके कुछ मैंडेट्स हैं। जैसे पहला तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, जो चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, उनको फॉलो करना, उन्हीं के लाइंस पे जो भी लॉज, जो भी पॉलिसीज़ बने उनकी लाइंस पे बने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की। देन एक और ये फॉलो करता है यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स, इसके लाइंस पे ही होने चाहिए सारे लॉज एंड पॉलिसीज़ देश में, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें इस कमीशन के,
तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर्स होंगे। ये जो सभी लोग हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखना है, प्रेसिडेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इनको अपॉइंट करती है और इनका टेन्योर होता है 3 साल का, ठीक है। और ये जो 6 मेंबर्स हैं इनमें से कम 2 जो हैं वो विमेन होना चाहिए, ठीक है। एंड इनका अगर मैं बात करूँ इनकी एज एलिजिबिलिटी की, तो चेयरमैन जो है वो 65 ईयर्स तक के एज के हो सकते हैं और मेंबर्स 60 ईयर्स ऑफ द एज के हो सकते हैं। अब एनसीपीसीआर काम क्या क्या करता है? सबसे पहले तो ये इंक्वायर करता है जो भी कंप्लेन्स आती हैं, ठीक है, जो भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट कुछ वायलेशन होता है उनके राइट्स का, उनके लॉस का, तो उनके लिए इंक्वायर करेगी। समन कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को, एविडेंसेस को समन कर सकती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठा सकती है, ये रिट पिटीशन फाइल करती है हाई कोर्ट में। देन गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर सकती है किसी भी ऑफेंडर के प्रोसिक्यूशन के लिए, और इंटरिम रिलीफ भी दे सकती है जिनको अफेक्टेड हैं, जो विक्टिम्स हैं उनको। ओके, अब देखते हैं एनसीपीसीआर के ऊपर क्या क्वेश्चन है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनसीपीसीआर। तो इनकरेक्ट इज द हाईलाइटेड वर्ड हियर, ओके। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या एनसीपीसीआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, एक स्टेचुटरी बॉडी है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे हो गया गलत, ओके। फिर इट्स मैंडेट इज टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। तो इसका मैंडेट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के प्रोविजंस को इंश्योर करे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है, तो ये सही है। टेन्योर जो है इसके मेंबर्स का वो 5 ईयर्स है, गलत है ये, अभी हमने देखा 3 ईयर्स है इनका टेन्योर। चेयरमैन 65 ईयर एज तक के लिए एलिजिबल हैं और मेंबर्स 60 ईयर्स एज तक के लिए। तो यहाँ पे 1 and 3 आर रॉन्ग, ठीक है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो याद रखना है इनकरेक्ट यहाँ पे टिक करना है, बोथ 1 and 3, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। देन बात करते हैं आगे कोवैक्स प्रोग्राम की। देखिए यूएस ने ये बात कही है कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे वायरस के अगेंस्ट फाइट में, और ये सपोर्ट कैसे करेंगे? ये कोवैक्स के थ्रू। आपने पढ़ा होगा जो बाइडेन ने ये कहा है कि वो 80 मिलियन वैक्सीन डोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो कोवैक्स जो प्रोग्राम है उसकी मदद से ये डिसाइड करेंगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है और इंडिया की हेल्प कैसे करनी है। तो इसीलिए कोवैक्स प्रोग्राम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो कोवैक्स क्या है। सबसे पहले कोवैक्स को समझने से पहले हमें पढ़ना चाहिए एक्ट एक्सीलरेटर के बारे में। एक्ट एक्सीलरेटर क्या है? देखो, एक्ट का मतलब है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। तो एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर ये एक बड़ा प्रोग्राम है, एक तरह से एक कोलैबोरेशन है अलग अलग कंट्रीज का, ठीक है। और ये जो हुआ था ये 2020 में लॉन्च हुआ था एक्ट एक्सीलरेटर। ये कोलैबोरेशन है बहुत सारी कंट्रीज का। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि किस तरह से हमें कोविड के रिलेटेड ड्रग्स, वैक्सीन ये सब बनानी है, डेवलप करनी है, किस तरह से इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और इसी एक्ट एक्सीलरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक है कोवैक्स। बाकी दोनों कौन से हैं? एक है थ्योरापेटिक्स और एक है इसका डायग्नोसिस। तो देखो 3 कौन कौन से कंपोनेंट थे जो एक्ट एक्सीलरेटर है। वो पहला तो काम करेगा कोवैक्स यानी कि वैक्सीन्स के ऊपर, थ्योरापेटिक्स यानी कि ड्रग्स के ऊपर, और एक डायग्नोस्टिक्स यानी कि टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। अब कोवैक्स इसका जो इसके 3 पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर है, और ये बनाया गया था जो एक्ट एक्सीलरेटर है, ये यूरोपियन कमीशन और फ्रांस ने बनाया था मिलके, और अब इसे बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है। WHO का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था, ओके। अब कोवैक्स क्या है इसकी बात करें तो देखो कोवैक्स जो है एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह का कोलैबोरेशन है सभी कंट्रीज का, जो ये इंश्योर करेगा। तो कोवैक्स प्रोग्राम यहाँ पे ये इंश्योर करेगा कि सभी को कोविड-19 वैक्सीन्स का इक्विटेबल एक्सेस मिल पाए हर कंट्री को, ठीक है। और कोवैक्स के साथ साथ यहाँ पे गावी, सेपी और WHO भी यहाँ पे लीड करेंगे इस चीज़ को कि सभी को इक्विटेबल एक्सेस मिल पाए कोविड से रिलेटेड वैक्सीन्स का। तो गावी क्या है यहाँ पे? गावी का मतलब है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस ये इसका फुल फॉर्म है, गावी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। ये 2000 की बॉडी है, अभी अभी नहीं बनाया गया है, और इसे पहले भी यूज़ किया जा चुका है कि हर कंट्री को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को वैक्सीन्स का इक्विटेबल एक्सेस मिल पाए, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। सेपी भी इसी की तरह 2017 में बनाई गई थी, जिसका नाम है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, और इसके साथ WHO भी इसको को लीड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स
Act Accelerator which was launched in 2020 by WHO and European Commission। तो देखो Access to COVID-19 Tool Act Accelerator जो है ये WHO और यूरोपियन कमीशन ने बनाया था 2020 में, ये सही स्टेटमेंट है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कोवैक्स, डायग्नोस्टिक्स एंड थेरापेटिक्स, ये मैंने आपको बताया अभी अभी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, बोथ 1 and 2। देन आगे बात करते हैं A76। देखो A76 क्या है, ये एक सबसे बड़ा आइसबर्ग है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग बन गया है ये, जो अंटार्कटिका के एक बड़े ग्लेशियर से अलग हुआ है। ठीक है, तो ये अब सबसे बड़ा आइसबर्ग बन गया है पूरे वर्ल्ड का, तो अंटार्कटिका के बड़े ग्लेशियर से अलग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए अंटार्कटिका की लोकेशन देखते हैं सबसे पहले, तो ये है हमारा एशिया, इंडिया है ये, ठीक है, एशिया है ये, और ये है हमारा यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और जो सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर चलें, डेप्थ में चलें इसकी, तो देखो यहाँ पे इसको 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये है वेस्ट अंटार्कटिका, ये है ईस्ट अंटार्कटिका। ईस्ट अंटार्कटिका जो है वो बड़ी शीट है, वेस्ट अंटार्कटिका छोटी शीट है। ओके, अभी यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है, साउथ अमेरिका की ये टिप है। ठीक है, अर्जेंटीना है यहाँ पे, अर्जेंटीना एंड चिली की टिप है, और ये जो आपको छोटा सा एक आइलैंड ग्रुप दिख रहा है ऐसी पीक जैसा, इसको बोलते हैं लार्सन आइस शेल्फ। ओके, इसके बाद यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे सदर्न ओशन है, और जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है इसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, अब ये थ्वाइट्स ग्लेशियर क्या है, थ्वाइट्स ग्लेशियर अभी रिसेंटली न्यूज में था काफी, इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जा रहा था। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो हमारे ही चैनल पे एक और वीडियो है डूम्सडे ग्लेशियर से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो डूम्सडे ग्लेशियर भी अभी फेमस था क्योंकि माना जा रहा था कि इसकी मेल्टिंग इतनी तेजी से हो रही है कि ये पूरे प्लैनेट को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल सकती है। सी लेवल राइज इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, लगभग 50 सेंटीमीटर जितना सी लेवल राइज हो सकता है इस ग्लेशियर के मेल्ट हो जाने से, जिससे ऑलमोस्ट पूरा अर्थ डूब सकता है। ठीक है, नाउ अब इसके आगे बात करें। ठीक है, तो इससे पहले देखते हैं कि क्या है ये पूरा अंटार्कटिका की मैप लोकेशंस क्या हैं वो समझ लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया ये सेंटर जो है इसको कहते हैं साउथ पोल। ओके, ये ऊपर आपको जो सी दिख रही है इसको कहते हैं वेडल सी। ठीक है, वेडल सी में ही ये A76 जो आइसबर्ग है वो टूट के गिरा है। तो यहाँ पे ये जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है, ये वाला ग्लेशियर, इसको कहते हैं रॉन आइस शेल्फ। ठीक है, रॉन आइस शेल्फ से ही टूट के एक आइसबर्ग अलग हुआ है जिसका नाम A76 रखा गया है, और ये वेडल सी में गिरा है। ओके, इसके बाद ये लार्सन आइस शेल्फ के बारे में मैंने आपको बताया। माउंट विंसन यहाँ पे एक आपको माउंटेन मिलेगी जो यहाँ पे अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक मानी जाती है, और जो 7 समिट चैलेंज होता है, जो माउंटेनियर्स करते हैं 7 समिट चैलेंज, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक्स को वो क्लाइंब करते हैं, उसमें जो एक अंटार्कटिका की पीक शामिल है वो है माउंट विंसन। फिर थ्वाइट्स ग्लेशियर या डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको बताया, ये है अमंडसन सी। ठीक है, जहाँ पे थ्वाइट्स ग्लेशियर गिरा है, और रॉस आइस शेल्फ है, जैसे देखो यहाँ रॉन है उसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे है रॉस आइस शेल्फ। ये है विक्टोरिया लैंड। ठीक है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका में। फिर ये है मैत्री, ये सेकंड था, और इसके यहाँ पे आएगा कहीं भारती। ठीक है, तो भारती लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है इंडिया का इन अंटार्कटिका। ओके, आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। A76 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज वाज लोकेटेड इन। तो A76 कहाँ पे लोकेटेड है, आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, हिमालयाज में, या कहीं भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर है अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक रीजन में ये लोकेटेड है। आगे बात करते हैं CCI की। CCI यहाँ पे है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अर्ज किया है CCI को कि अभी मार्केट फ्रेंडली यहाँ पे हम पॉलिसीज बनाते हैं, अभी ज़्यादा रोक टोक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, मार्केट फ्रेंडली यहाँ पे पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं। ये CCI ने फाइनेंस मिनिस्टर को अर्ज किया है। तो CCI क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नाम से ही समझ आ रहा है इसका काम है कंपटीशन को इंश्योर करना, मार्केट में कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए काम करना। कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है जो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, उसे रोकना। ठीक है, तो ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी है, याद रखना है हमें। कंपटीशन कमीशन एक्ट है 2002 का, लेकिन ये बॉडी बनाई गई थी कब, 2009 में, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, और ये ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करती है जो कंपटीशन के अगेंस्ट जाती हैं इंडिया में। इसके कंपोजिशन की बात करें तो 1 चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स हैं इसके, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करती है इन सभी को।
और जैसे NCPCR में भी करती थी। और एक चीज़ और कि यहाँ पे जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को। तो किसी भी कंपनीज के बीच में, किसी भी इंडिया की किसी और कंट्री के साथ कोई ऐसी एग्रीमेंट होती है जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, तो उसको प्रोहिबिट करता है CCI। ओके और ये जो मेंबर्स हैं इनके बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि या तो इनकी एलिजिबिलिटी के लिए या तो ये हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने के क्वालिफाइड हो, ठीक है, इतनी एलिजिबिलिटी हो कि हाई कोर्ट के जज बना सके इनको, या फिर इनके पास लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो इन फील्ड्स लाइक इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। ओके अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CCI। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी, ये स्टेटमेंट सही है। कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत बनाई गई है इसको, ठीक है, 2009 में बनाई गई थी, एक्ट 2002 का है। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मेंबर्स को, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके तो किसी भी आप इंस्टीट्यूशन को, किसी भी बॉडी को पढ़ते हैं तो इसी तरह पढ़ना है कि स्टेचुटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन मेंबर्स को अपॉइंट करता है, एलिजिबिलिटी क्या है मेंबर्स की, ये सब देखते हुए। ओके अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो कोविड की सेकेंड वेव जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो रही है, और ये जो है ये इतनी डेंजरस इसलिए भी हो रही है क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत पुअर है, और उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। As and when India emerges on other side of pandemic, bolstering public care system has to be the top priority। तो ये इस पूरे आर्टिकल का, पूरे एडिटोरियल का कंक्लूजन है कि जैसे ही हम इस पूरे जो पेंडेमिक है उससे उभर जाते हैं, तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए, सबसे टॉप प्रायोरिटी जो हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करें और उसको इम्प्रूव करें। तो देखो ये पूरा आर्टिकल क्या है, सबसे पहले ये बात करता है पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस आर्टिकल को देख के आप समझ सकते हैं आपको मेंस के आंसर इस तरह से लिखने चाहिए कि आप जब भी कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं उसको प्रूव करने के लिए उसको डाटा देते हैं, उसके बाद उसको डाटा देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड बैंक का डाटा दिया है कि इंडिया में जो फिजिशियंस हैं, फिजिशियंस कह लीजिए, बेड्स कह लीजिए, या फिर नर्सेस कह लीजिए, इन सब की संख्या पर लैख पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे फिजिशियन यहाँ पे इंडिया में सिर्फ 85.7 फिजिशियन है पर लैख पॉपुलेशन पे, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका हमसे बेटर कर रहे हैं। फिर बेड्स भी यहाँ पे इंडिया में कम है, ओके 58 हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेड्स भी बहुत कम है, और यहाँ पे जो बेड्स हैं वो श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम है, ठीक है। इसके अलावा नर्सेस भी जो हैं, मिडवाइफ्स भी जो हैं वो भी कम है हमारे यहाँ बाकी देशों से। तो हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमसे पीछे हैं इकोनॉमिकली, वो हमसे बेटर कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके बाद इन्होंने बात की है लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की, तो लगभग 2% से भी कम हमारा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये जो है ये इन्होंने प्रॉपर डाटा देते हुए समझाया है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर यूनियन के द्वारा हमारा 2% GDP से भी कम है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। और स्टेट की माने तो स्टेट्स का 68.6% जो है टोटल गवर्नमेंट हेल्थ जो एक्सपेंडिचर है उसमें 68% जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। एक और चीज़ इन्होंने बोली है कि स्टेट्स जो हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, हेल्थ स्टेट का भी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी स्टेट्स यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स फेस करते हैं, जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं उनके पास। जो टेक्निकल बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी हेल्थ से रिलेटेड, वो सेंटर के जुरिस्डिक्शन में आती है, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। इसके बाद इनके पास इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें हेल्थ में। फिर बात करते हैं इंटरस्टेट वेरिएशंस की। तो जो यहाँ पे ऑथर हैं, जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, वो कहते हैं कि यहाँ पे इंटरस्टेट वेरिएशन बहुत ज़्यादा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जो पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर है हर स्टेट में वो इतना ज़्यादा वेरी करता है। जैसे केरला और दिल्ली जो है वो टॉप मोस्ट अच्छा हेल्थ एक्सपेंडिचर करते हैं पर कैपिटा, लेकिन वहीं बात करें बिहार, यूपी, एमपी की तो बहुत कम हेल्थ एक्सपेंडिचर है। इनफैक्ट उड़ीसा में पिछली बार जब बहुत कम हेल्थ एक्सपेंडिचर था, अब वो हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उड़ीसा में। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता क्या है? देखिए, जब भी कोई बीमार होता है, कोई भी पर्सन, तो वो जाता है हॉस्पिटल में, जितनी भी फ्री सर्विसेज उसको मिल रही हैं वो सरकार के द्वारा फाइनेंस्ड है।
तो यूजुअली क्या होता है ना कि कंट्रीज़ में सरकार ही ये सारी हेल्थ एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करती है, लेकिन इंडिया में अगर हम जाते हैं तो हमें मेजॉरिटी जो हमारा पैसा लगता है वो हमारा खुद का होता है। तो ये गवर्नमेंट नहीं पे कर रही है, तो इसी को कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और इंडिया में लगभग 62% जो एक्सपेंडिचर होता है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में से, वो 62% आउट ऑफ पॉकेट ही है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया के लिए। फिर उसके बाद नीड ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है स्टेट और सेंटर के बीच में। किस तरह से? देखिए, हमने देखा है कि अभी सेंटर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स को दे दी कि आप संभालिए कैसी क्या सिचुएशन है। तो स्टेट्स को ये भी परमिशन दे दी कि आप चाहें तो इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन और ड्रग्स मंगा सकते हैं। अब हर स्टेट अलग अलग जाएगा इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन मंगाने, ड्रग्स मंगाने, तो उनके पास इतनी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर इसी की जगह सेंटर सभी की मांगों को इकट्ठा करके एक इंटीग्रेटेड बायर बन के जाता इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनके पास अच्छी बार्गेनिंग कैपेसिटी होती और कम प्राइजेस में हमको वो सारे ड्रग्स और वैक्सीन मिल जाते। तो इस तरह के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात कर रहे हैं ऑथर यहाँ पे। देन पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट की बात की है इन्होंने कहा है कि एक पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट बनानी चाहिए हमको नेशनल लेवल पे, जो सर्वे करे, रिपोर्टिंग करे, सर्विलेंस करे और देखे कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और लॉन्ग टर्म मेजर में सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करना और उसको इम्प्रूव करना। तो ये पूरा आर्टिकल था, इसके की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चाहें तो और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली सेकेंड वेव जो है कोविड की और इकोनॉमी का एक रिलेशन दिखाया हुआ है। तो देखो इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें सबसे पहली चीज़, आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ये कहा है कि सेकेंड वेव जो है फर्स्ट वेव जितनी सिवियर नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिकली। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक एक्सपर्टीज से वो ये बता रहे हैं कि उतनी सिवियर नहीं होगी सेकेंड वेव जितनी फर्स्ट वेव थी। देखो अब आप इकोनॉमिक सर्वे का यहाँ पे बिल्कुल रेफरेंस लीजिएगा कि किस तरह से इस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ब्यूटीफुली इसको बताया गया है कि जो फर्स्ट वेव जो थी उसमें डबल शॉक लगे थे इंडिया को, डिमांड एंड सप्लाई शॉक। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेजरली जो फर्स्ट वेव थी उसमें सप्लाई शॉक लगा था। सप्लाई शॉक का मतलब क्या है कि जब लॉकडाउन लग गया तो लेबर नहीं अवेलेबल था इंडस्ट्रीज के पास, रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रुक गया था, तो इसीलिए सप्लाई नहीं हो पा रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मेजरली प्राइमरीली फर्स्ट वेव जो थी वो सप्लाई शॉक के बेसिस पे स्लो डाउन आया था इकोनॉमी में। अभी जो सेकेंड वेव है वो इस तरह से अलग है कि इस बार सप्लाई शॉक नहीं लगा है, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं पता था कि लॉकडाउन लग सकता है और पूरी तरह लॉकडाउन कहीं पे भी प्रॉपरली लगा नहीं था। इंडस्ट्रीज अभी भी खुली हुई हैं, फैक्ट्रीज अभी भी खुली हुई हैं। तो यहाँ पे सप्लाई शॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिमांड शॉक है। डिमांड शॉक इसीलिए क्योंकि देखो लोगों के पास पैसा नहीं है, जितना पैसा है वो अपने कंजप्शन के लिए खर्च कर रहे हैं, जैसे उनकी मेडिकल नीड्स, ठीक है, और कुछ पैसा वो सेव करके रख रहे हैं क्योंकि इतने अनसर्टन टाइम्स हैं। तो डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही, तो अभी जो इकोनॉमी का स्लो डाउन हो सकता है वो मेजरली होगा डिमांड शॉक के कारण। ठीक है, फिर नो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। इस बार एक्सपर्ट्स का कहना है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। पिछली बार आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट वेव जब आई थी तो Q1 जो था फाइनेंशियल ईयर का, उसमें जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था दैट वाज अबाउट -23.5%। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इकोनॉमी का, ग्रोथ नहीं हुई थी, उल्टा नेगेटिव में गया था हम। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इस बार नहीं होगा, पॉजिटिव ग्रोथ ही रहेगी ऐसा कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन ये पॉजिटिव ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी प्री पेंडेमिक एरा में होती थी। फिर वैक्सीनेशन परसेंटेज की बात करें तो बाकी सारी जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो है पॉपुलेशन का उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। इंडिया में अभी भी ये 3 से 4% ही हुआ है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो स्लो डाउन होगा ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होगा। इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी स्लो डाउन की, लेकिन लंबा बहुत चलेगा। फिर थर्ड वेव का फियर भी बहुत है लोगों में, इसलिए लोग ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हैं, कंजप्शन कम कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड कम क्रिएट हो रही है जो इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। देन पुअर स्टेट कैपेसिटी। देखो स्टेट कैपेसिटी का ये मानते हैं कि कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उनकी कैपेसिटी पूरी अच्छी नहीं है, जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है स्टेट्स के बीच में। देन इन्फ्लेशन डिस्पाइट डिमांड शॉक। तो देखो इन्फ्लेशन यूजुअली कब आता है, जब सभी लोग एक साथ किसी चीज़ की डिमांड करने लग जाएं तो इन्फ्लेशन आ जाता है, उस चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि डिमांड शॉक है तो लोग डिमांड तो कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी ऐसे
अजम्पशन है, ऐसा माना जा रहा है कि फिर भी इन्फ्लेशन आएगा। इसका रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन देखा जाएगा डिमांड शॉक के बावजूद भी। पिछली बार आरबीआई ने काफी हद तक रेपो रेट को कम किया था, जिसके कारण इन्फ्लेशन भी कम हुआ था, ठीक है, जिसके कारण सॉरी डिमांड बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे रेपो रेट को अगर कम नहीं भी करते हैं तो भी इन्फ्लेशन आना ही है, ऐसा कह रहे हैं ये एक्सपर्ट्स। गवर्नमेंट का फिस्कल स्टिमुलस, देखो गवर्नमेंट जब भी कॉन्ट्रैक्शनरी होती है इकोनॉमी, जब भी डिमांड क्रिएट नहीं होती है, तो गवर्नमेंट कुछ फिस्कल स्टिमुलस देता है, जैसे किसी के सब्सिडी दे दी, टैक्स इंसेंटिव दे दिया, टैक्स कट दे दिया, तो इस तरह के गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस देता है। लेकिन इस बार उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है गवर्नमेंट के पास और डेट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट पे भी उतना ही फर्क पड़ा है जितना अर्बन एम्प्लॉयमेंट में पड़ा था, इनफैक्ट इस बार ज़्यादा ही पड़ा है। पिछली बार लोग क्या कर रहे थे, अर्बन एरिया से लोग माइग्रेट होकर रूरल एरियाज में वापस जा रहे थे, जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल पा रहा था और कोविड से सुरक्षित भी रह रहे थे। इस बार रूरल एरियाज में कोविड का बर्डन भी बढ़ा है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन भी बढ़ा है, क्योंकि पहले तो वो लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी थे उनका अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जो लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट, और जो लोग पिछली बार गए थे और वापस नहीं लौटे थे उनका अनएम्प्लॉयमेंट, सभी का अनएम्प्लॉयमेंट मिलकर रूरल एरियाज में जमा हो गया है। ओके, अब वे फॉरवर्ड इसका ये कहा है कि सबसे पहले तो वैक्सीनेशन हमको कराना चाहिए, जितना जल्दी हो सके सभी का वैक्सीनेशन हो, सो दैट कोविड से हम बाहर निकलें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है मार्केट में, ठीक है, जिससे कि आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बात कही है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आप उसको पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड देन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट था। ओके, मेंस क्वेश्चन की बात करें तो पिछली बार आप में से कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने मेंस के आंसर्स भी लिखे थे कमेंट सेक्शन में। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी देम। तो इस बार भी कोशिश करेंगे कि हम लिखें, कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपका क्वेश्चन है, सेकेंड और फर्स्ट वेव का इम्पैक्ट क्या था इकोनॉमी पे, उसको कंपेयर करना है आपको। ये आपको करना है 150 वर्ड्स में। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।